बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनेलिज। पिछले वीडियो में हमने डिटेल के साथ साइटोप्लाज्म डिस्कस किया था, तो आज से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे क्या ऑर्गेनेलिज, जिसमें सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक ऑर्गेनेलिज है साइटोप्लाज्म का, इससे हम शुरुआत करेंगे इस लेक्चर का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले हम जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मीनिंग के बारे में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब है। तो एंडो मीन्स इनसाइड, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन्स लेटल नेट। लेटल नेट का क्या मतलब है, यानी नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, और वो मेम्ब्रेन क्या है, वो है सिस्टर्नी। इस तरह इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ, इनसाइड साइटोप्लाज्म द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन या लिटल नेट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद है डिस्कवरी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने, पोर्टर ने इन 1949। इसके बाद हम आते हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ, हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को बनाता है। और ये मेम्ब्रेन कहाँ से कहाँ तक अटैच होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसका आगाज होता है और इस तरह सेल मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड होता है। और ये जो मेम्ब्रेन है, यानी ये जो नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये सिस्टर्नी पर मुश्तमिल है, यानी बहुत सारे सिस्टर्नी है, ये एक दूसरे के साथ अटैच होके क्या बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, जो कि एक्सटेंडेड है कहाँ से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक। अब ये सिस्टर्नी क्या है, सिस्टर्नी ये क्या है, ये एलांगेटेड क्लोज सेक है, elongated closed सेक्स है। और इसका क्या फंक्शन है, ये किस चीज़ में मेन रोल अदा करता है। तो सिस्टर्नी का मेन रोल होता है किस चीज़ में, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करता है। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होता है और वो राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो ये जो सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी, इसमें इन प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन होता है। इसके अलावा इसका एक और मेन फंक्शन है, और वो मेन फंक्शन क्या है, ये पैकेजेस ऑफ सब्सटेंसेस बनाता है, पैकेजेस ऑफ सब्सटेंसेस, यानी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होता है, जैसे प्रोटीन हो गया, वेजिकल हो गया या विक्यूल हो गया, ये सारी चीज़ें ये इनको पैकेजेस में बनाता है और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी कॉम्प्लेक्स तक और फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स से साइटोप्लाज्म में इस तरह ये पासेस होता है। तो ये हो गया सिस्टर्नी का मेन फंक्शंस। सिस्टर्नी जो कि मेन रोल अदा करता है किस चीज़ में, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में, और दूसरा पैकेजेस ऑफ सब्सटेंसेस बनाता है। और इस तरह बहुत सारे सिस्टर्नी मिल के एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होते हैं सेल मेम्ब्रेन तक, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को बनाता है। अब आते हैं अदर नेम्स की तरफ, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम और किन किन नामों से याद कर सकते हैं। तो अदर नेम्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एर्गेस्टोप्लाज्म भी कहा जाता है। अब एर्गेस्टोप्लाज्म का क्या मतलब है, एर्गेस्टोप्लाज्म ये एक नाउन है, नाउन। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एनाटॉमी की वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको एर्गेस्टोप्लाज्म कहते हैं। यानी किस तरह, इसके एनाटॉमी की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम, और राइबोसोम की अटैचमेंट की वजह से इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एर्गेस्टोप्लाज्म भी कह सकते हैं हम। इसके अलावा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बास सेल में, ज़्यादातर सेल में क्या होता है, सेम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तादाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बराबर होते हैं। लेकिन बाज़ ऐसे सेल होते हैं जिसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंसंट्रेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होती है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल्स में क्या करते हैं, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि स्मूथ मसल को देखो, स्मूथ मसल नहीं, सॉरी, स्केलेटल मसल सेल्स को देखो,
स्केलेटल मसल सेल्स। स्केलेटल मसल सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और इस तरह वहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हैं। अब इसके अलावा हम आते हैं आकरेंस की तरफ कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन किन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में या बैक्टीरिया में, ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेल में मौजूद होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं यानी जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होती है, सारे यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसके अलावा ये एब्सेंट होता है कहाँ पे, आरबीसीज में यानी रेड ब्लड सेल्स में। और कौन से रेड ब्लड सेल्स, यंग रेड ब्लड सेल्स नहीं, जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स है यानी मेमेलियन का जो मेच्योर मेमेलियन आरबीसीज होते हैं उसमें ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एब्सेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जितने भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है ये एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल में भी ये एब्सेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस है वो नहीं होता है, न्यूक्लियस के ना होने की वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और इस तरह इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से इसके आगाज़ होती है, कहाँ से ये बनता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके साथ ये रफ होती है, इसके साथ राइबोसोम अटैच होती है। तो इस रफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आगाज़ होती है, यानी इसका जो ओरिजिन है ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा आरबीसीज में, मेच्योर मेमेलियन आरबीसीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें एब्सेंट है। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल में भी न्यूक्लियस नहीं होता, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ओरिजिन है वो नहीं है, तो इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें एब्सेंट होगा। इसके बाद हम जाते हैं आगे की तरफ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो टाइप्स में सबसे पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमने इसको तरतीब नहीं दिया, इंशाल्लाह हम इसको आगे स्ट्रक्चर में डिटेल के साथ इसको कि ये कहाँ पे मौजूद होता है और ये कहाँ पे मौजूद होता है ये हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सिस्टर्नी होते हैं, इसमें जो सिस्टर्नी होते हैं वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। राइबोसोम वहाँ पे क्या होते हैं, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर एब्सेंट कहाँ पे, ऑन द सिस्टर्नी एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए ये स्मूथ है। और इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की अटैचमेंट की वजह से कहते हैं, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं और राइबोसोम की अटैच होने से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये रफ दिखाई देता है, और इस रफ दिखाई देने से यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ यानी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम है, राइबोसोम सिस्टर्नी के साथ अटैच होते हैं किसकी मदद से, एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन, और वो प्रोटीन कौन सा है, वो है राइबोपोरिन। राइबोपोरिन ये एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन की वजह से जो राइबोसोम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी के साथ अटैच होते हैं। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कहाँ पे, ये सेल मेम्ब्रेन के नियर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ मौजूद होते हैं, नियर सेल मेम्ब्रेन। और इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये मौजूद होते हैं, नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये था टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम आगे जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म। तो ये है हमारे साथ क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कहाँ पे मौजूद होता है, ये साइटोप्लाज्म में। ये क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है, जिसके दो टाइप्स है, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, यानी जो सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये क्या होती है, ये रफ होती है। तो इस तरह ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये ओरिजिनेट होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ये देखो यहाँ पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से ये देखो इस तरह ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि इसके साथ होते हैं क्या, राइबोसोम। राइबोसोम की अटैचमेंट की वजह से ये क्या दिखाई देते हैं, ये थोड़े से रफ दिखाई देते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये एक क्या है, ये है सिस्टर्नी, ये है सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी है। इसके अलावा ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम इसके साथ अटैच नहीं हुए हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस के नज़दीक होती है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कहाँ पे नज़दीक होती है, ये सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक होती है। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शंस हैं, यानी कलेक्टिवली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉमन जो फंक्शंस है ये क्या है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या है, ये शेप देता है, सेल का जो स्ट्रक्चर मेंटेन है ये किसकी वजह से, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से जो सेल है, सेल का जो शेप है ये मेंटेन होता है। और इसके अलावा एंड मैकेनिकल सपोर्ट देता है ये, मैकेनिकल सपोर्ट सेल को मिलता है कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसके बाद हम अलग-अलग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा है कि इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, और वो राइबोसोम क्या है, राइबोसोम है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम में होते हैं। तो इस तरह राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद होती है। तो इसका मेन फंक्शंस क्या हुआ, ये मेन फंक्शंस अदा करता है किस चीज़ में, प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिर्फ ये एक ही फंक्शन है जो कि मेन रोल अदा करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम नहीं है, लेकिन राइबोसोम की अटैचमेंट की वजह से यह खासियत रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी मिली है कि ये क्या करता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस। इसका मेन फंक्शन जो है ये लिपिड सिंथेसिस है, यानी जैसे कि फास्फोलिपिड हो गया, ऑयल हो गया, स्टेरॉयड हो गया, इसकी फॉर्मेशन में कौन मदद करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा ये कि ये क्या करता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल में हेल्प करता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में, यानी स्केलेटल मसल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। तो इस तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शंस बन गया, ये मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और मेन फंक्शन है जो कि क्या करता है, ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में, डिटॉक्सिफिकेशन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे मेन फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी अगर कोई टॉक्सिफाई सब्सटेंस सेल के अंदर
चला गया तो इसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये मोस्टली होता है कहाँ पे? लिवर सेल्स में। लिवर सेल्स में ये मेन फंक्शन अदा करता है। ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है, जैसे कि ड्रग्स अंदर गया, ब्लड के ज़रिए वो लिवर तक पहुंच जाएगा और वहाँ पे इसकी डिटॉक्सिफिकेशन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये था आज का हमारा लेक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स की लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। खुदा हाफिज़।